नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS एकेडमी में। और पॉलिटी की जो मैगज़ीन है वो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसके डिस्कशन में हम लोगों ने जो है अभी तक क्या क्या कर लिया है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियो में क्या क्या कवर कर लिया, थोड़ी उसकी जानकारी लेते हैं। तो हम लोगों ने संविधान से जुड़े हुए मुद्दे थे, इनको हम लोगों ने देख लिया है। दूसरा जो हमारा टॉपिक था संसद, राज्य, विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली, इसके अंदर ये जो सब टॉपिक हैं इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरा जो टॉपिक था हमारा केंद्र राष्ट्र संबंधों का, इसमें हमने ये जो 3 सब टॉपिक इसमें दिए हुए हैं वो भी हम लोगों ने कवर किए थे। और चौथा टॉपिक हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दिया था जुडिशरी का। तो इसमें हम लोगों ने जो है क्या क्या देख लिया था, हम लोगों ने जनहित याचिकाएं और अधिकरण देख लिए थे। और इसके आगे के जो आपके टॉपिक हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति, कारागार, जेल सुधार, मृत्युदंड, ये सब चीज़ें क्यों चर्चा में रहीं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग पहुँचते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो ये क्यों चर्चा में रही, इसको सबसे पहले देखेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर। इससे पहले के जो टॉपिक हैं वो हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो पहला जो आज का हमारा टॉपिक है न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो ये क्यों चर्चा में रहा, सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है 2 वर्ष से अधिक समय के बाद में जो है न्यायाधीशों के सभी 34 जो पद हैं उनको न्यायाधीश पर नियुक्त हो जाएंगे। देखिए बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था कि अभी टोटल आप संख्या देखेंगे तो आपको 34 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसमें ही आपके एक मान लीजिए जो 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश जो हैं इसमें होते हैं। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या है कि अभी तक क्या हुआ कि वर्तमान में शीर्ष न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या है टोटल 32, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए स्वीकृत पद टोटल 34। तो इन जो 2 पद अभी रिक्त हैं तो इनकी नियुक्ति होने के बाद में ये टोटल पद हो जाएंगे आपके 34। तो इसलिए जो है ये चर्चा में आ गया है कि इसके अभी सभी जो पद हैं वो भर दिए जाएंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं, तो इसके बारे में और थोड़ी जानकारी देखते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार संसद कानून के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करती है। और इनकी अगर नियुक्ति की बात करें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है CJI और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 का सब क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो कॉलेजियम प्रणाली होती है उसकी मदद से की जाती है। तो किसके द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, इनकी कॉलेजियम प्रणाली को लेकर जो है इनकी नियुक्ति होती है। तो कॉलेजियम प्रणाली जो है हमेशा ही एक विवादित मुद्दा रहा है, तो ये हमेशा ही चर्चा में रहता है। तो इसको भी जो हम लोग जो है आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो कॉलेजियम प्रणाली की बात करें तो कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जहां एक समिति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित निर्णय लेती है। तो कौन इसका निर्णय लेता है, तो यही कॉलेजियम जो समिति होती है यही नियुक्ति और स्थानांतरण के मुद्दों पर जो है निर्णय लेती है। और थोड़ी सी बात करें तो इस समिति में जो है होता कौन कौन है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और हाई कोर्ट के 3 सदस्य कब होते हैं, यदि हाई कोर्ट में नियुक्ति होनी है या फिर तो ये जो है लोग इसमें शामिल होते हैं। अगला कह रहा है कि हाई कोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व जो करते हैं वो कौन करते हैं, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश जो है हाई कोर्ट कॉलेजियम का जो है नेतृत्व करेंगे। बस यहाँ पे इतनी बात हम लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। बाकी ये आपका स्टैटिस्टिक का पोर्शन है, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगला जो हमारा सब टॉपिक है वो है कारागार, जेल सुधार, प्रिजन रिफॉर्म्स की बात। चलिए देखते हैं क्यों आ रही है। तो हुआ क्या है, बेसिकली अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो है भारत में कारागार सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 जारी की है। तो ये रिपोर्ट जारी की है। चलिए देखते हैं कि इस रिपोर्ट में है क्या क्या और क्या क्या बातें कही गई हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कारागारों के बारे में, थोड़ा देख लें। तो कारागार या फिर कारागार में रखे गए व्यक्ति जो है राज्य सूची का विषय है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला हम लोग आएंगे इसकी रिपोर्ट में, हमारा फोकस होना चाहिए इस रिपोर्ट पे। इस रिपोर्ट में क्या क्या है और क्या। तो सबसे पहले रिपोर्ट की बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी की जाने वाली जो है प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट है। तो एनुअल रिपोर्ट से हर वर्ष यहाँ पे आती है। और इस रिपोर्ट में होता क्या, तो इस रिपोर्ट में विविध प्रकार के आंकड़े प्रदान किए जाते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के कारागारों की संख्या, उनकी क्षमता, कारागार अधिकारियों की संख्या व प्रशिक्षण, कारागार बजट एवं व्यय जो है इस रिपोर्ट में होता है।
विचाराधीन कैदियों, यहाँ पे एक नज़र और डालें तो विचाराधीन कैदियों की उच्च संख्या भारतीय कारागारों में जो है प्रत्येक 10 में से लगभग 8 कैदी अपनी सुनवाई का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे दर्शाता है कि न्यायालय की जो है क्या व्यवस्था चल रही है। उत्तर प्रदेश के कारागारों में विचाराधीन कैदियों की संख्या सर्वाधिक मिलेगी आपको, इसके बाद बिहार और महाराष्ट्र का स्थान आता है। ये कुछ और डाटा है जो हम लोगों के काम का नहीं है, बस इतनी ही जानकारी हम लोगों के यहाँ पे ज़रूरत थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अपराध और अपराधियों के बारे में सूचना का प्रसार केंद्र के रूप में करना। तो यहाँ पे इतनी ही इंफॉर्मेशन हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी, बाकी का तो ये आपका एस्थेटिक का पोर्शन है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला जो हमारा सब टॉपिक है मृत्युदंड के बारे में, तो ये चर्चा में क्यों आया? देखिए, मैं यहाँ पे करंट का ही पोर्शन आपको जो है एक्सप्लेन करूँगा, बाकी स्टैटिक का पोर्शन तो आप बेसिकली आप मंथली मैगजीन में भी कवर करते रहोगे। यहाँ पे हम लोगों का एक क्विक रिवीजन है, जल्दी से मैं आपको चीज़ें रिवीजन करवा दूंगा जो बेसिकली आपका जो करंट अफेयर है। बाकी का जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो आप लोग साल भर पढ़ते ही हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग चर्चा करेंगे मृत्युदंड ये अभी क्यों चर्चा में आया। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान, यानी कि जिसको सुआ मोटो बोलते हैं, लेते हुए उस प्रक्रिया का पुनर्विलोकन आरंभ किया है जिसके द्वारा न्यायालय मृत्युदंड देता है। तो इसलिए यहाँ पे ये चर्चा में आ गया है। तो मृत्युदंड के बारे में, जब किसी व्यक्ति को जो है उचित कानूनी सुनवाई के बाद अपराध की सज़ा के रूप में मौत दी जाती है तो उसे मृत्युदंड कहा जाता है। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। और थोड़ा मृत्युदंड के बारे में अगर डाटा देखेंगे तो डाटा के तहत देखेंगे 2021 के अंत तक 488 कैदी ऐसे थे जिन्हें मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जा चुकी है। तो ये थोड़ा सा आपका डाटा भी हो गया। बाकी आप देखेंगे कि मृत्युदंड को बनाए रखते हुए और अधिक कानून को भी प्रस्तावित किया गया है, जैसे कि पंजाब और मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से होने वाली मृत्यु के लिए जो है जहरीली शराब बेचने वाले व्यापारियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ जानकारी थी बेसिकली, और ये पूर्व निर्णय है जो कि इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए चर्चा में रहा। बेसिकली आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। तो अभी क्या हुआ है कि बस यहाँ पे प्रक्रिया जो है इसको देखा जाएगा कि पुनर्विलोकन इसका किया जाएगा, इस प्रक्रिया का, मृत्युदंड का। अगला जो हमारा सब टॉपिक है वो है विधिक सेवा प्राधिकरण, तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, ये क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में क्या हुआ है कि अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक में प्रधानमंत्री ने न्यायालय से विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेज़ी लाने का आग्रह किया है। तो इस वजह से ये जो है चर्चा में आ गया है। इसका थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का स्ट्रक्चर देख लें तो इसकी स्थापना जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत हुई। नियुक्ति की बात अगर की जाए तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार राज्य में हर जिले में जो है इसका गठन करेगी। संरचना की बात करें तो इसका प्रमुख कौन होगा? जिला न्यायाधीश, और जो कि LSA के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। इसके कारणों को अगर हम देखें तो निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना और लोक अदालती कानूनी साक्षरता शिविरों का आदि का आयोजन करना इसका जो है कार्य होता है। और होता है कि यह सुनिश्चित करना कि खराब आर्थिक स्थिति के कारण जो नागरिकों को न्याय और मौलिक अधिकारों से वंचित ना किया जाए। और अगला एक कार्य इसका होता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालतों को विनियमित करके अदालतों पर बोझ कम करना भी इसके अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आपका आर्टिकल जो है वो 39 का सब क्लॉज A है जो इसी मुद्दे को लेकर है कि समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है, साथ ही इसके लिए न्याय भी सुनिश्चित करता है। तो ये आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ है, तो इस आर्टिकल को भी आप याद रख सकते हैं, ये भी करंट में आ गया है। अगला हम लोग देखेंगे, तो बस इतना ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी हम लोगों के काम की। अगला जो सब टॉपिक है वो संविधान पीठ की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। तो ये टॉपिक आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि आपका ये ई गवर्नेंस में आ जाएगा और आपका ट्रांसपेरेंसी में भी जो है ये जुड़ जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि सीधा प्रसारण को लेकर क्या हुआ है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपनी संविधान पीठ की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया गया। तो पहली बार हुआ है संविधान की पीठ की सुनवाई का सीधा प्रसारण। और
इसमें देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण ई कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण का हिस्सा है। ई कोर्ट परियोजना न्यायालय में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की जो है एक पहल है। और 2018 के जो सुपनील त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट मामले में जो है शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो है न्याय तक पहुंचने के अधिकार का एक हिस्सा है। वर्तमान में अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि वर्तमान में 6 हाई कोर्ट हों। कौन कौन? गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अदालती कार्रवाई का अपना प्रसारण पहले से ही कर रहे हैं। तो वर्तमान में कितने हैं? 6 हाई कोर्ट ये काम पहले से ही कर रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किया था गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा लाइव प्रसारण किया गया था। तो ये जो है थोड़ा सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी कि अब जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए सुप्रीम कोर्ट भी आगे आ रहा है, अपनी जो कार्रवाई होगी उसका प्रसारण होगा। अब हम लोग जो अगला सब टॉपिक है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, छोटे छोटे पॉइंट हैं ये जो चर्चा में रहे हैं, किस लिए रहे हैं इनको भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहला है टेली लॉ सेवा। तो सबसे पहले टेली लॉ सेवा की बात करें तो टेली लॉ सेवा की बात करते हैं कि न्याय विभाग और नालसा ने जो है कानूनी सेवाओं के एकीकृत वितरण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस समझौते के अनुसार नालसा प्रत्येक जिले में केवल टेली लॉ कार्यक्रम के जो है लिए 700 वकीलों की सेवाएं प्रदान करेगा। तो टोटल 700 वकील जो है नालसा की ओर से प्रदान किए जाएंगे। पैनल में शामिल किए गए वकील जो होंगे वो रेफरल वकीलों के रूप में काम करेंगे। ये मुकदमेबाजी से पहले के चरण में, तो यहाँ पे ये बात आप लोगों को याद रखनी कि मुकदमेबाजी के पहले चरण में ही विवाद से बचने में सहायता करेंगे, साथ ही ये विवाद समाधान तंत्र को भी मजबूत करेंगे। तो इसलिए ये जो है चर्चा में है। नालसा ये जो है सेवाएं उपलब्ध कराएगा। बस बाकी सब ये जो है इतना नहीं आपको देखना है। सेकंड हमारा जो है सब टॉपिक ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। तो ये क्यों चर्चा में है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है अलग अलग प्रकार के लाइसेंस, अनुमतियों, पंजीकरण आदि के लिए ब्रॉडकास्टर्स के आवेदन की त्वरित फाइलिंग और प्रोसेसिंग हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल सॉल्यूशन है, और जो है इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और यह एक जो है सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल वेब पोर्टल है। यह ब्रॉडकास्टर और एंड टू एंड समाधान प्रदान करता है। साथ ही यह संबंधित पारितंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेहिता भी सुनिश्चित करेगा। इससे आवेदनों में संबंधित संपूर्ण कार्रवाइयों को पूरा करने में लगने वाले समय में कमी आएगी, और साथ ही यह आवेदकों को अपने आवेदनों में संबंधित प्रगति को ट्रैक करने में भी सहायता करेगा। अगला जो है वो है आपका शारीरिक स्वायत्त और अखंडता को लेकर देखते हैं इसको, ये बेसिकली क्यों चर्चा में रहा है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद जो 21 है के तहत शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता की रक्षा भी सुनिश्चित की गई है। तो सिर्फ यही नहीं पढ़ लेंगे, आगे भी है। तो इसमें जो है किस तरीके से इसका उल्लंघन होगा ये भी कह दिया है न्यायालय ने। तो न्यायालय ने यह भी कहा है कि सरकार लोक स्वास्थ्य हितों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अखंडता की रक्षा की जाएगी, और आगे कहा कि लोक स्वास्थ्य हितों के लिए जो है व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसके? अगर लोक स्वास्थ्य की जब बात आएगी तो ये अनुच्छेद 21 के तहत जो आपको मिले हैं अधिकार, तो इनको समाप्त किया जा सकता है। हालांकि ये प्रतिबंध जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुट्टास्वामी निर्णय में निर्धारित 3 आवश्यकताओं को पूरा करने वाले होने चाहिए। तो 3 आधार दिए हैं जिनके आधार पर ही इसको जो है आपको इसका उल्लंघन हो सकता है। तो कौन से? वैधानिकता, वैध आवश्यकता और आनुपातिकता। अगर ये आधार के आधार पर जो है, इन आधारों के जो है आधार पर जो है आपको जो है टीकाकरण किया जा सकता है। वही बेसिकली यहाँ पे कोविड वाला जो टीकाकरण का मामला है वही चर्चा में था। तो इसी को लेकर किसको लगवाना चाहिए किसको नहीं, तो ये व्यक्ति की अपनी पसंद की चॉइस का मामला था। तो इसको लेकर ये सब चीज़ें चर्चा में थी। अगला जो है हमारा सब टॉपिक सीलबंद आवरण न्यायशास्त्र। तो देख लेते हैं छोटा सा इसमें क्या है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और जो है निचली अदालतों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्रथा है। इसके तहत जो है सरकारी एजेंसियों से सीलबंद लिफाफों की सूचना
मांगी या स्वीकार की जाती है। तो किससे मांगी जाती है? सरकारी एजेंसियों से सीलबंद मामले में कि, और इस सूचना तक केवल न्यायाधीशों की ही पहुंच होती है बीच में, और इसको कोई नहीं देख सकता है। तो ये जो है यहाँ पे सीलबंद का मामला होता है। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आवश्यकता की इसलिए पड़ी क्योंकि लैंगिक उत्पीड़न या बाल शोषण से पीड़ितों की गरिमा की रक्षा करनी हो और उनका डाटा लीक ना हो जाए हर जगह, तो इसीलिए इसका प्रावधान किया गया है। अगला है ट्रांजिट अग्रिम जमानत। तो ये क्यों अभी चर्चा में है? तो हुआ क्या है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है ट्रांजिट अग्रिम जमानत के मुद्दे पर सुनवाई के लिए इस मामले को अपनी बड़ी पीठ को भेजा है। और टीएबी की मांग सामान्यतः तब की जाती है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी ऐसे राज्य में मामला दर्ज किया गया या फिर होने की संभावना हो जो उस राज्य से अलग हो, मान ली कि दूसरे राज्य का जो है निवासी हो और जिसमें उसे गिरफ्तार किए जाने की संभावना हो, तब ये बात जो है चर्चा में आती है आपकी अग्रिम जमानत की। अगला जो है हमारा संविधान की पीठ। देखिए ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है ये चर्चा में क्यों रहे, और बेसिकली इसमें इतना ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं। अगर कोई मेजर चेंजेस होगा तो मैं आपको वहाँ पे जो है बता दूंगा कि कहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है, तो उसको हम जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी आपको जो ज़्यादा अन्य महत्वपूर्ण नहीं होगा उसको हम लोग जो है स्किप कर देंगे। आपको करंट की क्यों चर्चा में रहा, बस इतना ही आपको जानना होगा। संविधान पीठ को लेकर अभी क्यों जो है बात चल रही, तो हाल ही में हुआ क्या है कि हाल ही में सीजेआई ने आश्वासन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम एक संविधान पीठ जो है पूरे वर्ष कार्य करेगी। तो ये आश्वासन मिला है अभी सीजेआई की तरफ से। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष टोटल 492 मामले लंबित हैं और इसमें कानून और संविधान की व्याख्याओं से संबंधित 53 मुख्य मामले भी जो है शामिल है। संविधान पीठ की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी पीठ होती है जिसमें मतलब कि न्यूनतम 5 या फिर 5 से अधिक होते हैं तो किसी मामले की सुनवाई करते हैं। संविधान पीठ के लिए मिनिमम आपको 5 जजेस चाहिए और मैक्सिमम तो आप बढ़ा ही सकते हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। संविधान पीठ, तो यहाँ पे होता क्या है कि संविधान पीठों का गठन केवल तभी किया जाता है जब निम्नलिखित में से एक या अधिक परिस्थितियाँ हो। तो कौन कौन सी? वही है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला हो, या भारत का राष्ट्रपति किसी तथ्य के कानून के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से अगर राय मांगता है तो इसके लिए जो है संविधान की पीठ गठित की जाती है। अगला है क्यूरिटी पिटीशन को लेकर जो है इसको क्यों चर्चा में है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हाल ही में हुआ क्या है कि केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों जिनकी जान चली गई है तो वाली मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग करने वाली क्यूरिटी पिटीशन, जिसको उपचारात्मक याचिका भी बोलते हैं, पर विचार करेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें निकल कर आई हैं कि केंद्र सरकार जो है पुनः विचार करेगी। बात करें तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि उपचारात्मक याचिका का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यह अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने जो है उरूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा व अन्य बाद में की थी। पुनर्विचार याचिका का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत किया गया है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को अपने दिए गए किसी भी फैसले या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार देता है ताकि न्याय की विफलता को रोका जा सके। अगला जो है हमारा आता है खंडित निर्णय, जिसको स्प्लिट वर्डिक्ट भी बोलते हैं। तो हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में खंडित निर्णय दिया है। तो खंडित निर्णय को हम लोग देख लेते हैं। तो जब किसी मामले में पीठ सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से निर्णय नहीं ले पाती है तो उस स्थिति में खंडित निर्णय दिया जाता है। होता क्या है कि आमतौर पर महत्वपूर्ण मामलों के लिए न्यायाधीशों की विषम संख्या, यानी कि आपको देखेंगे तो 3, 5 और 7 में ही पीठों का गठन होता है। जिस मामले में खंडित निर्णय दिया जाता है उस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित एक बड़ी पीठ करती है। अगला हम देखेंगे कि पूर्व न्याय या फिर प्राण न्याय, यानी कि रेस जुडिकेट जो है का सिद्धांत क्या है, इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे और चर्चा में क्यों रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पूर्व न्याय का सिद्धांत न केवल अलग अलग पश्चातवर्ती कार्रवाइयों में बल्कि उन्हीं कार्रवाइयों के बाद के चरण में भी लागू हो सकता है। पूर्व न्याय से तात्पर्य किसी निर्णीत मामले से, यानी कि निर्णय आ चुका हो, जज्ड हो चुका हो। इस सिद्धांत के अनुसार एक बार गुण दोष के आधार पर जो है निर्णय दिए जाने के बाद कार्रवाई का कारण के आधार पर फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो यह मुकदमेबाजी को जो है अंतिम रूप देता है, साथ ही पक्षकारों को एक ही मामले के कारण बार बार परेशान होने से भी बचाता है। इसे सिविल सेवा प्रक्रिया की संहिता धारा 11 के तहत परिभाषित किया गया है। तत्व और
सार का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस, इसको देखते हैं हम लोग क्यों चर्चा में ये रहा है। तत्व और सार के सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि तत्व का अर्थ है कि यथार्थ प्रकृति या किसी वस्तु की वास्तविक प्रकृति, और सार का अर्थ होता है किसी चीज़ का जो है सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक भाग। तो इसमें कहा गया है कि जहाँ यह निर्धारित करने का प्रश्न उठता है कि क्या कोई विशेष कानून किसी विशेष विषय यानी कि एक सूची या किसी अन्य में उल्लिखित है से संबंधित है, तो न्यायालय के मामले में सार को देखता है। इस प्रकार यदि सार संघ सूची के अंतर्गत आता है तो राजसूची के कानूनों के द्वारा इसका आकस्मिक अतिक्रमण जो है इसे अमान्य नहीं बनाता है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। अगला जो है हमारा छद्म कानून। देखिए ये बेसिकली इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए कि ये किससे संबंधित है। हो सकता है कभी स्टेटमेंट आपसे क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन हो सकता है आपको मेंस के पॉइंट में कभी कभी एक दो लाइनें इस पर लिखने को आ जाएं। तो बेसिकली हल्का हल्का जो है इसको देख के चलिए कि चीज़ें दिमाग पे बनी रहनी चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं। वैसे ये बेसिकली तो स्टैटिक का ही पोर्शन होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पे रिवीजन के तौर पे देख लेना चाहिए। तो छद्म कानून का सिद्धांत, तो यह सिद्धांत इस कहावत पर आधारित है कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वह परोक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। इसी को बोलते हैं छद्म कानून का सिद्धांत। तो यह इस धारणा को दर्शाता है कि कानून का उपयोग उस शक्ति के छद्मावेश या उसकी आड़ में नहीं किया जा सकता है जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है। यदि इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है तो यह अन्यथा मान्य नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पे की गई और इसे शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर निर्मित किया गया है। अगला जो है भारत का विधि आयोग। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट थोड़ा सा आपके लिए टॉपिक हो जाता है, इसको हम लोग पूरा देखेंगे कि केंद्र ने जो है न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हैं ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में भारत के 22वें विधि आयोग का गठन हुआ है। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ? पूर्व जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में भारत के 22वें विधि आयोग का गठन हुआ है। और 1955 में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया था। तब से जो है 21 विधि आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं और इनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष का रहा है। तो ये कितने वर्ष के लिए गठित होता है? 3 वर्ष के लिए। थोड़ा सा विधि आयोग के बारे में देखते हैं। तो इसकी संरचना देखें तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य के रूप में विधि कार्य विभाग का सचिव होता है। पदेन सदस्य के रूप में विधायी विभाग का सचिव होता है। अधिकतम 5 अंशकालिक इसमें सदस्य होते हैं और यह एक गैर सांविधिक निकाय है। इसका कार्य क्या होता है कि मौजूदा कानूनों की जो है व्यापक और महत्वपूर्ण जांच करना, और यह विधि और न्याय मंत्रालय के एक सलाहकार के निकाय के रूप में भी जो है एक काम करता है। अगला है हमारा ग्राम न्यायालय से। तो ये क्यों चर्चा में रहा है इसको हम लोग देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2019 की एक याचिका पर सभी हाई कोर्टों से जवाब मांगा है। तो इस याचिका में केंद्र और सभी राज्यों को जो है ग्राम न्यायालय स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। तो इस याचिका में क्या हुआ है कि ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाएं, इसको लेकर मांग की गई है। दिसंबर 2021 तक जो है स्थिति देख लेते हैं। तो दिसंबर 2021 तक जो है 15 राज्यों में 476 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए थे। वर्तमान में 10 राज्यों में टोटल 256 ग्राम न्यायालय क्रियाशील हैं मौके पे। ग्राम न्यायालयों के बारे में बात करें तो विधि आयोग ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया था और 2008 में संसद ने जो है ग्राम न्यायालय अधिनियम भी पारित किया था। अगला है आपका नार्को टेस्ट। क्यों चर्चा में रहा है नार्को टेस्ट, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो नार्को या फिर नार्को एनालिसिस टेस्ट में होता क्या है कि सोडियम पेंटोथल नामक दवा दी जाती है आरोपी को। आरोपी के शरीर में जो है इंजेक्ट किया जाता है। यह उसे एक कृत्रिम निद्रा अवस्था या अचेतन अवस्था में ले जाती है ये दवा। और सोडियम पेंटोथल या फिर सोडियम थियोपेंटल जो होती है एक जल्द असर करने वाली कम अवधि की एनेस्थेटिक होती है। यह दवाओं के बार्बिट्यूरेटिक वर्ग से आती है। यह जो है एनेस्थेटिक अवसाद औषधि के रूप में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है ये दवा जो है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है शैली बनाम कर्नाटक राज्यवाद के अनुसार जो है किसी भी व्यक्ति पर नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो है उसकी सहमति के बिना ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता।
साथ ही केवल इन परीक्षणों के नतीजों को जो है सबूत के तौर पर भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। अगला है राष्ट्रीय स्वचालित फिंगर प्रिंट जो है पहचान प्रणाली। इसको थोड़ा सा आप गौर कर लीजिए। ये जो है आप आने वाले समय का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आगे भी इस पर मेजर डेवलपमेंट होगी। तो हाल ही में जो हुआ क्या है कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली की शुरुआत की है, जिसको नेफिस बोलते हैं। तो अपराधियों की उंगलियों के निशान की खोज का एक देशव्यापी डाटाबेस होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो अपराधी होते हैं तो उनका एक ऑनलाइन डाटाबेस बना दिया जाएगा। उनके जो है फिंगरप्रिंट ले लिए जाएंगे और उनका जो भी उनके ऊपर जो भी अपराध चल रहे हैं, जो भी केसेस चल रहे हैं, तो उनका ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा। भविष्य में भी अगर कोई जैसे कि गिरफ्तार करता है और अपराधी कोई अगर गिरफ्तार हुआ तो उसके फिंगरप्रिंट से पता लग सकता है कि ये अन्य किन किन मामलों में जो है ये दोषी है या फिर इसको किस किस मामलों में सजा। तो बेसिकली यहाँ पर यही किया जा रहा है। तो इसके लिए होगा क्या कि इसके तहत अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक अपराधी को एक 10 अंकीय विशेष नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर प्रदान किया जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि अप्रैल 2022 में मध्य प्रदेश जो है नेफिस के माध्यम से एक मृत व्यक्ति की पहचान करने वाला देश का पहला राज्य बना था। अगला जो है हमारा राष्ट्रीय विधि कंपनी अधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये क्यों चर्चा में रहा है तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि सरकार ने जो है NCLT में जो है 15 न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की है। उन्हें 5 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। NCLT को जो है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 2016 में स्थापित किया गया था। यह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता तथा कंपनी कानून से संबंधित मामलों पर निर्णय देता है। नई दिल्ली में इसकी मुख्य पीठ स्थित है और इसकी टोटल जो है कुल 28 पीठें हैं। अगला जो है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, ये क्यों चर्चा में रहा है तो कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने क्राइम एक्ट जो है एक भी अलर्ट अपलोड नहीं किया है। क्राइम एक्ट को जो है 2020 में जो है गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया था। ये अलग अलग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अपराध और अपराधियों के बारे में 24/7 जो है जानकारी साझा करता है। साथ ही उनके बीच में सूचना के निर्बाध प्रवाह को भी सुनिश्चित करता है। इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB संचालित करता है। इसका उद्देश्य देश भर में अपराध की घटनाओं का जो है शीघ्रता से पता लगाना, उनकी रोकथाम में मदद करने से संबंधित है। तो ये रहे हमारे कुछ टॉपिक आज के। अगला जो है इलेक्शन का जो आपका टॉपिक है, इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोगों ने जुडिशरी से संबंधित जो भी करंट अफेयर थी पूरी कर ली है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।